आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में कुछ ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जिनकी अब सियासत में शायद नैया डूब चुकी है, या कहें कि उनको किनारे लगा दिया गया है। दरअसल बिहार की सियासत में कभी अच्छी पकड़ रखने वाले नेता या फिर अपने राजनीतिक पहलुओं से या फिर अपने राजनीतिक दांव पेच से राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले नेताओं में शामिल रहे, आज साइड लाइन हैं, आज किनारे हैं। आज भाजपा में, एनडीए में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं नजर आ रहा है। और उन नामों में से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आ रहा है, सबसे पहले नाम है उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अश्विनी चौबे, उसके बाद आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस। तो दो तो भाजपा का नेता हैं, अश्विनी चौबे, और आरसीपी सिंह भाजपा का नेता हैं। तो पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा, ये दोनों नेता एनडीए के साथ में हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन नेताओं की पूछ पार्टी में, गठबंधन में अच्छी खासी थी, लेकिन अब जो है इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी राजनीति क्या होगी, इनकी राजनीतिक जनाधार के क्या समीकरण होंगे, क्या कुछ असर पड़ेगा, कोई अता पता नहीं दिख रहा है। खास करके उपेंद्र कुशवाहा की बात हम सबसे पहले करेंगे। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव 2024 में काराकट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो इस बार हार गए हैं। और बिहार में जिस तरीके से एनडीए के लॉ कुश समीकरण के लिए एक मजबूत स्तंभ, मजबूत पिलर के रूप में जाने जाते थे, हार के बाद मौजूदा समय में रसातल में चले गए हैं। फिलहाल एनडीए और भाजपा से उनकी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा शांत बैठे हुए हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, अब ये सवाल लगातार उठ रहा है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में लॉ कुश समीकरण के साथ उदय हुआ है, पिछले 2 दशक से बिहार के राजनीति में अच्छी पकड़ रही है। और उनकी पूछ इतना कि आप समझ सकते हैं, नीतीश कुमार के काफी खासम खास रहे, और एनडीए में भी वो काफी मजबूत जनाधार के रूप में पूछे जाते रहे। खास करके 2014 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए के साथ, भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके 3 सांसद जीतने में कामयाब रहे, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उन्हें जगह भी मिली। लेकिन 2019 आने से पहले पहले तक उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और इंडिया गठबंधन यानी कि तत्कालीन समय महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े और 2-2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार मिली। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में भी उन्हें कहीं कोई कामयाबी नहीं मिली और थक हार कर उपेंद्र कुशवाहा अपने पुराने साथी एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चले गए और जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता का विलय करा दिया और उन्हें जदयू ने अपने तरफ से विधान परिषद में भेज दिया और जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया गया। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अचानक एनडीए का साथ छोड़ दिया और एनडीए के साथ छोड़ने के बाद महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई, उपेंद्र कुशवाहा को यही नागवार गुजरा और उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, अकेले चलो की राजनीति अपनाई। लेकिन 2024 आने से पहले पहले तक उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठबंधन भाजपा के साथ कर लिया और फिर 2024 में काराकाट से चुनावी मैदान में आ गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति पर सवाल उठ रहा है कि क्या होगा उपेंद्र कुशवाहा का। जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में कुछ पद मिलने की जो है इंतजार है, उन्हें उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में कुछ मिल जाएगा। चर्चा तो ये भी था पहले कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी बन सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जदयू ने एमएलसी कि खाली सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, अब रही सही कसर उपेंद्र कुशवाहा की खत्म हो गई है। लेकिन फिर से चर्चाएं एनडीए में तेज है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा जा सकता है ताकि भाजपा और एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का इस्तेमाल कर सके, राजनीतिक रूप से वोट बैंक में फायदा उठा सके।
इन तमाम तरह की चर्चाएं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हो रही है। लेकिन एक बात तो जरूर है, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति डूबती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा एनडीए में क्या कुछ फैसला होता है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। और दूसरा नाम अगर बात करें तो पशुपति कुमार पारस। जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस 1977 से लेकर 2019 तक राजनीति में बखूबी अपने बड़े भाई यानी रामविलास पासवान के साथ राजनीति करते रहे, विधायक से लेकर मंत्री से लेकर लोकसभा का चुनाव 2019 में हाजीपुर से भी लड़े और फिर केंद्र में भी मंत्री बने। लेकिन जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान में जिस तरीके से राजनीतिक मनमुटाव हुआ, पार्टी में बंटवारा हो गया, खास करके 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, यानी कि रामविलास पासवान की मौत के बाद जिस तरीके से लोजपा में टकराव की स्थिति बनी, एक तरफ चिराग पासवान अलग गुट यानी कि लोजपा रामविलास पासवान बनाकर राजनीति करने लगे, तो दूसरी तरफ तत्कालीन समय में लोजपा के 6 में से 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ हो लिए और केंद्र में पशुपति कुमार पारस मंत्री भी बन गए और 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तहत अलग राजनीति करने लगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में एक भी सीट पशुपति कुमार पारस को नहीं मिली और पशुपति कुमार पारस नाराज होकर मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए। हालांकि एनडीए के सहयोगी के रूप में वो बने हुए थे और अभी भी बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें लोकसभा के चुनाव 2024 में एक भी सीट नहीं मिली, अब चर्चाएं हैं कि पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, यानी पशुपति कुमार पारस राजनीतिक रूप से अब क्या करेंगे, वो अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे, उनकी राजनीति क्या होगी, ये तमाम तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये भी है कि भाजपा पशुपति कुमार पारस को 2025 विधानसभा चुनाव में सीटें देगी और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर ही पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोसपा एनडीए गठबंधन में अभी तक मौजूद है, यानी बरकरार है, बनी हुई है। तो दूसरी तरफ भतीजे चिराग पासवान ने 2024 में तमाम तरह की राजनीतिक दांव पेच खेलते हुए अपनी पार्टी को स्थापित किया और 2024 आम चुनाव में 5 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए 5 में 5 प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कामयाब हुई और मौजूदा समय में चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और वो एनडीए के अहम हिस्से के रूप में जाने जाते हैं और दलितों के चेहरा के रूप में बनने का भरसक कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पशुपति कुमार पारस इसमें पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जीतन मांझी और चिराग पासवान का एनडीए में आगमन हुआ है, आप साफ साफ कह सकते हैं कि भाजपा की तरफ से पशुपति कुमार पारस की पूछ कम हो गई है, या फिर कहें कि पशुपति कुमार पारस अपने राजनीतिक अनुभव में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पशुपति कुमार पारस को एनडीए गठबंधन में भाजपा से बड़ी उम्मीद है और ये कहा भी जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस का अब राजनीतिक रूप से जो ताकत है वो तो बिहार विधानसभा चुनाव में यानी अगले साल ही दिखेगा, या फिर दिखाने की कोशिश में है। दलितों को लेकर क्या उनकी राजनीति है, दलित वोट बैंक के साथ में है, ये भी चर्चाएं हैं। पशुपति कुमार पारस दलितों को लेकर राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब जो सवाल है, इन तमाम तरह के सवालों के बीच में अश्विनी कुमार चौबे और आरसीपी सिंह को लेकर मौजूदा समय में जिस तरीके से अश्विनी कुमार चौबे ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ बगावत छेड़ी है, उन्होंने खुलेआम कहा है कि भाजपा को 2025 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाजपा के चेहरे के रूप में विधानसभा का चुनाव होना चाहिए और उन्होंने साफ कह दिया है कि आयातित यानी बाहर से आए हुए नेता के साथ भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये इशारा साफ साफ सम्राट चौधरी की तरफ था और सम्राट चौधरी के इशारे के बाद जिस तरीके से राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है बिहार भाजपा में, हालांकि उस पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का साफ साफ बयान कई मौके पर आ चुका है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगी, लेकिन अश्विनी कुमार जिस तरीके से 2024 आम चुनाव में बक्सर से उनको बेटिकट कर दिया गया, उन्हें टिकट नहीं दी गई
अब वो पार्टी में, संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं और इसी को लेकर वो लगातार अपनी बातों को बोल रहे हैं। बेबाक अंदाज के लिए अश्विनी कुमार चौबे जाने जाते हैं। जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, छात्र जीवन से लेकर भागलपुर का विधायक बनना, लगातार भागलपुर से विधायक 2014 तक रहे और पहली बार 2014 लोकसभा चुनाव में बक्सर से भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने। 2019 में भी दोबारा सांसद बने और फिर से मंत्री बने, लेकिन 24 में भाजपा ने उन्हें बेटिकट कर दिया था और अब पार्टी में रहते हुए अश्विनी चौबे की मंशा है कि राजनीतिक रूप से उन्हें पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और वो लगातार इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लगातार वो बोलते भी आ रहे हैं और लगातार चर्चा में भी बने हुए हैं। लेकिन सवाल है कि अश्विनी चौबे को क्या कुछ पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या अश्विनी चौबे अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए फिर से कुछ नया कर पाएंगे? जिस तरीके से अश्विनी चौबे की राजनीति है, वो संघ परिवार से उनकी अच्छी मजबूती बताई जाती है, अच्छी पकड़ बताई जाती है, वही एक संकेत है जो उनके लिए पॉजिटिव जा रहा है। और अब जो नाम, चौथा नाम है, वो है आरसीपी सिंह का। कुर्मी नेता के रूप में आरसीपी सिंह एक बड़े चेहरा हुआ करते थे बिहार में, खास करके जब नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह आए, जदयू में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी, अच्छी खासी पूछ थी, खास करके 2010 के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2010 में आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा और राज्यसभा भेजने के बाद उनकी जिस तरीके से पार्टी में पकड़ हुई, मजबूत पकड़ हुई, नीतीश कुमार के करीबी रहे और जनता दल यूनाइटेड में वो नंबर 2 के नेता कहलाने लगे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ये स्थिति काफ़ी बदली और काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ, खास करके जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आरसीपी सिंह ने एनडीए सरकार में यानी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने का फैसला किया। उसी समय से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह के बीच में दूरियां बढ़ने की चर्चाएं तेज होने लगी और आखिरकार आरसीपी सिंह ने जदयू की सदस्यता त्याग दी और भाजपा में चले गए। तत्कालीन समय में भाजपा सरकार से बाहर थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और इसी को मौके को भुनाने को लेकर भाजपा ने आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी यानी भाजपा में शामिल कराया था और उन्हें कुर्मी नेता के रूप में, उन्हें एक चेहरा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें शामिल कराया गया था। लेकिन अब जो हालात है, राजनीतिक रूप से जो स्थिति है, उसके मुताबिक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, आरसीपी सिंह पूरी तरीके से साइड कर दिए गए हैं। अब सवाल है कि आरसीपी सिंह का क्या होगा? जिस तरीके से कुर्मी चेहरे के रूप में उनको जाना जाता था, बिहार में पहचाना जाता था, मौजूदा समय में भाजपा में आरसीपी सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है। पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, पार्टी में कोई काम उन्हें नहीं दिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन नेताओं का क्या होगा? आरसीपी सिंह की अगर बात करें तो अफसरशाही ब्यूरोक्रेट्स रहे, ब्यूरोक्रेट्स से ही नीतीश कुमार उन्हें राजनीति में लेकर आए थे और अब वो भाजपा में हैं, लेकिन भाजपा में उनकी कोई पकड़ नजर नहीं आ रही है। नालंदा जिला से आते हैं, लेकिन नालंदा जिले से आने के बाद भी कुर्मी यानी लॉ कुछ समीकरण के तहत वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। मौजूदा समय में भाजपा में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है और अब सवाल है कि इनका क्या होगा? नीतीश कुमार के आने के बाद किस तरीके से भाजपा इनको भुनाएगी, किस तरीके से भाजपा इनको जिम्मेदारी देगी, सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल जो है बिहार में राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं इन नेताओं के बारे में? खास करके नीतीश कुमार के साथ एनडीए की जो सरकार चल रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार का आगमन हुआ है एनडीए में, अब भाजपा इन 4 नेताओं के साथ राजनीतिक रूप से किस तरीके की गठबंधन को निभाएगी या फिर अपने जो पार्टी के नेता उनको किस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी देगी? चर्चाएं बहुत है। आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।